नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निराला एडू पॉइंट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला एडू पॉइंट में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का विषय विज्ञान का अध्याय 7, जो जीव विज्ञान का पाठ है नियंत्रण एवं समन्वय। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत से विद्यार्थी लॉकडाउन के कारण अपने कोचिंग संस्थानों में पूर्णतः अध्ययन नहीं कर पाए हैं और न ही उन्हें नोट्स प्राप्त हो पाया है। अतः अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं और इस बार 2021 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों का एक नोट्स बना लें और इसे पढ़ने से पहले एक कलम कॉपी रख लें और पहले आप इन प्रश्नों को सही ढंग से समझें, फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपना एक नोट्स तैयार कर लें। और किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता तो जनन चैप्टर के लिए आप कमेंट में जनन लिखकर सेंड करें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 से क्या समझते हैं? प्रत्येक जीवों के शरीर में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी रासायनिक एवं रासायनिक क्रियात्मक व्यवस्था जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाएं आवश्यकता अनुसार नियंत्रित रहती हैं या होती रहती हैं और विभिन्न अंगों के बीच आपसी तालमेल बनाकर रखती है, नियंत्रण और समन्वय कहलाती है। प्रत्येक जीव में कुछ प्राकृतिक प्रदत्त रासायनिक और क्रियात्मक व्यवस्था होती है। ये हमारे, आपके या किसी भी जीव जंतु में सब में मौजूद होती हैं, जो आसपास जो कार्य होते हैं और उस कार्यों के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है तो उसके बीच में तालमेल बनाकर रखती हैं। जैसे गर्मी लगती है तो पसीने का आना, हमारा पाँव जब बर्फ़ पे पड़ जाता है तो पाँव का पीछे हट जाना, प्रत्येक जो क्रिया है उसके विपरीत प्रतिक्रिया देते हैं। इसी का एक पार्ट है नियंत्रण क्या है। किसी भी क्रिया के दौरान अपनी इच्छित शारीरिक या मानसिक स्तर को बनाए रखना ही नियंत्रण कहलाता है। कोई भी काम हो रहा है और उसी दौरान हम चाहते हैं कि हमारा शारीरिक और मानसिक स्तर हमारे अनुरूप रहे, चाहे जैसा हम चाहते हैं वैसा रहे, यही नियंत्रण कहलाता है। समन्वय क्या है? नियंत्रण के दौरान शरीर के अंगों एवं क्रियाओं के बीच जो आपसी तालमेल होता है वह समन्वय कहलाता है, अर्थात उसे समन्वय कहते हैं। समन्वय हमारा शरीर जब नियंत्रण करता है किसी भी कार्य को तो अंगों और उस क्रियाओं के बीच में कुछ आपसी तालमेल बनता है। जैसे हम बारात में जाते हैं और थोड़ी देर के लिए देख भी लेते हैं और पुनः आपस आकर पढ़ाई पे लग जाते हैं, तो ये क्या है? उस क्रिया के प्रति हमारा एक प्रतिक्रिया है जिसे हम तुरंत अपने आप को नियंत्रित करके अपने पाँव को आदेश देते हैं कि घर की तरफ चलें और हमारा पाँव पुनः वापस घर के अध्ययन रूम में चला आता है जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं और वहीं पे आके फिर पुनः पढ़ने लगते हैं। तो ये क्या है? नियंत्रण है। और नियंत्रण के दौरान आप क्रिया की है कि बारात से वापस आके पढ़ाई पे बैठ गए हैं, तो यह जो नियंत्रण और समन्वय हुआ है इसका जो तालमेल है यही समन्वय कहलाता है। प्रश्न 4, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार होता है? देखिए, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं। वे पर्यावरणीय उद्दीपनों अथवा पादप हार्मोनों के प्रभाव से अपना नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। जो पौधे होते हैं ना, उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं। वो पर्यावरण में जो उद्दीपन है, यहाँ पे उद्दीपन होना चाहिए, तथा पादप के जो हार्मोन है, पादपों में जो हार्मोन का स्राव होता है उसी से अपना नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। प्रश्न, अब हम आगे पढ़ेंगे कि हार्मोन क्या है, इसके बारे में भी समझाएंगे। प्रश्न 5, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किस कारण से होता है या कैसे होता है? यहाँ दो बार हो गया है होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की क्रियाएं किस प्रकार से नियंत्रित होती हैं। तो आंसर यहाँ पे उत्तर, जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय की क्रियाएं आवेगों के संचरण अथवा हार्मोन की क्रियाशीलता के कारण होता है। 6, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं?
उत्तर मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाओं के सम्मिलित रूप को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अर्थात तंत्रिका तंत्र क्या है? तो हमारे शरीर में जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करने हेतु जो अंग है, अंगों का समूह है, वही तंत्रिका तंत्र हैं। तंत्रिका तंत्र में क्या क्या मौजूद है? तो हमारा मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं, ये सभी मिलकर एक तंत्रिका तंत्र बनाते हैं जो हमारे शरीर में एक जाल की तरह बिछा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जैसे कोशिका का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे 9th में कि मानव शरीर, मानव या किसी जीव के रचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई को कोशिका कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर तंत्रिका कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं, उनमें सबसे छोटी इकाई हैं, उसी को कहते हैं तंत्रिका कोशिका। इसी का दूसरा नाम है न्यूरॉन। प्रश्न 8, एक तंत्रिका कोशिका की रचना का सचित्र वर्णन करें। उत्तर, एक न्यूरॉन की संरचना का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएं एवं उसके विभिन्न भागों की व्याख्या करें। या न्यूरॉन की संरचना का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएं एवं इसके विभिन्न भागों की व्याख्या करें। उत्तर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है और मानव शरीर की तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई भी होती हैं, जो इस चित्र में दिया गया है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला क, द्रुमिकाएँ। यह कोशिका काय से जुड़ी हुई शाखित रचनाएं होती हैं जो भौतिक, रासायनिक अथवा विद्युत आवेगों को ग्रहण करके उसे कोशिका काय को देती हैं। ये कोशिका काय के चारों ओर जो शाखाओं की भांति, उंगलियों की भांति या दीर्घ रोम की भांति जो रचनाएं हैं, ये कहलाती है द्रुमिकाएँ। यह इसका काम है कि आवेगों को ग्रहण करना और कोशिका काय तक उसको पहुंचा देना, और ये कोशिका काय से ही जुड़ी होती हैं। ख, कोशिका काय। यह तारे के आकार की रचना होती है। एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्र के चारों ओर कोशिका द्रव भरा रहता है और इसके चारों ओर द्रुमिकाएँ निकली रहती हैं। कोशिका काय के अंदर आवेगों को संकेतों या संवेदनाओं में बदलकर उसे आगे बढ़ा देती हैं। अर्थात यह क्या करती हैं कि जो आवेग द्रुमिकाओं द्वारा प्राप्त की गई है, उसे समझकर, उसका एनालिसिस करके, उसका अवलोकन करके उसे क्या करती है, संकेतों के माध्यम से संवेदनाओं में बदलकर आगे की ओर बढ़ा देती हैं, और यह आगे की ओर जाती है तंत्रिकाक्ष में। ग, तंत्रिकाक्ष। यह न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा होता है जो संवेदनाओं और कोशिका काय से ग्रहण की गई आवेगों को तंत्रिका के अंतिम छोर तक भेज देती है। मतलब जो आवेग कोशिका काय उत्पन्न करती है उसे तंत्रिकाक्ष से होते हुए आगे की ओर भेजा जाता है, और यह फिर पुनः दूसरे तंत्रिका में ट्रांसफ़र हो जाती है, और यह मांस से जुड़ी हुई रहती है, जिससे इसकी जितनी आवेग होते हैं वे मनुष्य के मानसल और शारीरिक क्रियाओं को भी करवाती हैं, अर्थात उसे भी नियंत्रित करती हैं। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, तंत्रिका कोशिका सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं। संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका और अंतरा तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं? जब शरीर के किसी भाग में विक्षोभ उत्पन्न होता है तो वह विक्षोभ उस भाग में स्थित संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और आगे बढ़ा दिया जाता है। इसे आवेग कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य का शरीर पर्यावरण में रहता है तो कुछ न कुछ विक्षोभ उत्पन्न करता है, जैसे दौड़ना, भागना, ये सब विक्षोभ के कारण होता है। और इस विक्षोभ को क्या करता है, उस भाग में तो तंत्रिका तंत्र होते हैं उसको ग्रहण कर लेता है और उसे ग्रहण करके उसे आगे बढ़ा देता है, और यही जो बढ़ता है आगे कहलाता है आवेग। क्वेश्चन नंबर 11, उद्दीपन किसे कहते हैं?
आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को उद्दीपन कहते हैं। वैसा कारक या वैसा कार्य जो आवेग उत्पन्न कर दे उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे अगर हम किसी केचुआ के आगे नमक रख देते हैं तो वो नमक का स्वाद पाते ही पीछे की ओर मुड़ जाता है, तो ये क्या है? आवेग है। जैसे ही हमारे शरीर में कहीं पे कांटा चुभता है तो हमारा शरीर संकुचित हो जाता है, यह क्या है? आवेग है। और ये जो आवेग उत्पन्न कर रहा है, ये जो कारक है, ये सब क्या है? उद्दीपन है। अर्थात कांटा का चुभना, पैर के नीचे कांटा आना या बर्फ आना, केचुआ के आगे नमक आना, ये सब क्या है? उद्दीपन है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, किसी भी जीव में उद्दीपन के प्रभाव में होने वाले वह अनैच्छिक क्रियाएं जिसका संचालन एवं समन्वय सामान्यतः मेरुरज्जु की तंत्रिकाओं द्वारा होता है, प्रत्यावर्ती क्रिया कहलाता है। देखिए, प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है? कोई भी जीव उद्दीपन के प्रभाव में कोई उद्दीपन पड़ता है तो अनैच्छिक क्रिया उत्पन्न होती है और उसका संचालन मेरुरज्जु के तंत्रिका द्वारा स्वयं हो जाता है, वही कहलाता है प्रतिवर्ती क्रिया। अर्थात जैसे ही हमारा हाथ आग के नज़दीक जाता है तो हमारा हाथ पीछे की ओर अपने आप झटके से आ जाता है। ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है, क्योंकि हम चाह नहीं रहे हैं, ये अपने आप हो जा रहा है। हम चाह रहे हैं हाथ डालना, फिर भी पीछे की ओर यह आ रहा है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें मेरुरज्जु तंत्रिका इसको क्या करती है? नियंत्रित करती है और वो पीछे की ओर खींच लेती है। प्रत्यावर्ती चाप किसे कहते हैं? उत्तर है, आवेगों का संचरण जिस मार्ग से होता है उसे प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं। जितने भी आवेग होते हैं उसका जो संचरण है किसी मार्ग से होता है, उसका पथ होता है। जो आवेग हमारे शरीर में जाता है या शरीर से जो बाहर आता है वो आवेग किसी मार्ग से होता है, उसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती चाप। प्रश्न 14, मानव मस्तिष्क की व्याख्या करें। मानव मस्तिष्क मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो मनुष्य के खोपड़ी में स्थित होता है। मानव मस्तिष्क के कार्य एवं गुण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात इसे 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं हम लोग। अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क का वह भाग होता है जिसमें सोचने की शक्ति होती है। सुनने, देखने, हाथ पांव पर नियंत्रण इत्यादि जैसी क्रियाएं इसी भाग द्वारा नियंत्रित होती है। हमारी ऐसी क्रियाएं जैसे हाथ हिलाना, चलना, पढ़ना, नाचना, गाना, ये सभी मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है। दूसरा, मध्य मस्तिष्क, यह कपाल के मध्य में स्थित होता है जो अनैच्छिक क्रियाएं की वजह से, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे जिसे हम लोग नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, वो उसको सामान्यतः प्रतिवर्ती क्रिया के मध्य मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तीसरा, अनुमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क, कपाल के सबसे निचले हिस्से में यह सबसे छोटे आकार में स्थित होता है। इसी के द्वारा अनेक सीखी जाने वाली क्रियाएं या नियंत्रित होती हैं। साथ ही सूचनाओं को संरक्षित रखने में इसी की भूमिका होती है। शराबी व्यक्ति में शराब का नशा का अधिक प्रभाव इसी भाग में पड़ता है और व्यक्ति शराब के नशे में सामान्य क्रियाएं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना या किसी वस्तु को उठाना या शरीर के संतुलन को भी भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव मस्तिष्क के कार्यों की व्याख्या करें। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, आवेग को ग्रहण करना, मतलब आवेग को ग्रहण करता है। दूसरा, यह ग्रहण किए गए आवेग का विश्लेषण करता है, मतलब जो भी आवेग आता है उसको विश्लेषण कर लेता है, उसको समझता है, उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। तीसरा, आवेगों के विपरीत पेशियों और ग्रंथियों में अनुक्रिया भेजता है और उसके अनुक्रिया को भी भेजता है। चौथा, संवेदी अंगों से जो उद्दीपन से प्राप्त होता है और उसके शरीर के क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। जो संवेगी क्रियाएं हैं, संवेग है, कोई बच्चा रो रहा है, उसके प्रति हम क्या प्रतिक्रिया देंगे, यह भी प्रतिक्रिया का निर्धारण इसी के द्वारा होता है। पाँचवा, यह सभी प्रकार के चेतन और अचेतन से संबंधित सूचनाओं को ग्रहण करता है। यह सभी प्रकार के चेतन और अचेतन संबंधित सूचनाओं को ग्रहण करता है तथा उसे संग्रहण भी करता है। और सबसे लास्ट छठा, यह मानव व्यवहार को भी नियंत्रित करता है। इस प्रकार देखें कि ये मानव जो मस्तिष्क है, मानव के अंदर होने वाले सभी क्रियाओं का निष्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मस्तिष्क हमारा कंट्रोल पावर है। यहीं से हम लोगों का पूरा शरीर की क्रियाएं, शरीर के हाथ पांव, चाहे बोलना, हंसना, गाना, सब कुछ यहीं से नियंत्रित की जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, मेरुरज्जु किसे कहते हैं? मेंडुला अम्बालागेटा के निकट नीचे जो निचले छोर से एक कोमल रस्सी जैसी संरचना मेरुदंड की कोशिकाओं के बीचों बीच होती हुई अंतिम निचले छोर तक जाता है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। ये मेरुरज्जु जो होता है ना, ये अम्बाला जो गर्दन का जो भाग है उसके निचले छोर से एक कोमल की रस्सी जैसा संरचना होता है और वही मेरुदंड की कोशिकाओं के बीचों बीच से होती हुई अंतिम छोर तक जाती है, जो मेरुरज्जु कहलाता है। प्रश्न 17, क्वेश्चन नंबर 17, हार्मोन किसे कहते हैं? आ गया प्रश्न। हार्मोन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गति को उत्प्रेरित करना या उत्तेजित करना, परंतु इसकी परिभाषा इस प्रकार है। हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जीवों के शरीर में स्वतः ही संश्लेषित होते रहते हैं और जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण के साथ साथ अंगों के कार्य प्रणाली के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। देखिए, रासायनिक पदार्थ हैं और ये स्वतः ही शरीर के विभिन्न अंग जो हार्मोन ग्रंथि हैं वहाँ से स्रावित होती है और हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं ना उसको नियंत्रित करती है और साथ ही जो क्रियाएं हैं उसके साथ जो अंगों का कार्य प्रणाली है उसका भी समन्वय स्थापित करने का काम हार्मोन ही करता है। अर्थात हमारे शरीर में होने वाली बहुत अनेक क्रियाएं जैसे हंसना, रोना, गाना, प्रसन्नता, खुशी, दुख, ये सारे क्रियाओं का जो है कॉज जो है कारण क्या है? हार्मोन ही है। और शरीर का बड़ा हो जाना, अधिक मोटा हो जाना, अधिक दुबला हो जाना या बड़ा या बौना हो जाना, ये सब हार्मोन की वजह से ही होता है। यहाँ तक कि हार्मोन की वजह से ही त्वचा का रंग भी बदलता है और कामुकता की भावना भी आती है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, घेंघा रोग के बारे में बताएं। भोजन या जल में आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथियां में सूजन आ जाती है जिससे गला का ऊपरी हिस्सा असामान्य रूप से फूल जाता है, जिसे घेंघा कहते हैं। जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है ना तो शरीर का जो गर्दन है, गर्दन का जो ऊपरी हिस्सा है वह फूल जाता है असामान्य रूप से और ये फूला हुआ भाग घेंघा रोग कहलाता है। जीवों में बौनापन क्यों होता है? कम उम्र में ही पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन एसटीएच का स्राव बंद हो जाने के कारण शरीर में वृद्धि रुक जाती है, अर्थात शरीर की वृद्धि रुक जाती है, जिससे बौनापन जैसे व्यवधान उत्पन्न होती है। अर्थात बौनापन क्यों होता है? तो कम उम्र में ही एसटीएच हार्मोन का स्राव रुक जाना ही बौनापन का मुख्य कारण है। अर्थात अगर एसटीएच ज़्यादा स्रावित हो जाता है तो लंबापन हो जाता है, अर्थात अधिक से ज़्यादा लंबा हो जाता है, और ये कम स्रावित होता है या स्रावित होना बंद हो जाता है तो जीवों में बौनापन आ जाती है। प्रश्न, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो मुख्यतः तना की लंबाई में वृद्धि करता है और कोशिकाओं के दीर्घान और कोशिकाओं के विभाजन, बीजों के अंकुरण एवं बीजहीन फलों के उत्पादन में भी सहायता करता है। ऑक्सिन भी एक हार्मोन है, परंतु यह जीवों का नहीं है, ये पादपों में पाए जाने वाला हार्मोन है जो उसके गति और उसके आकार में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी से संबंधित जो क्वेश्चन है जो पाठ के अंतर्गत है और जो अभ्यास में है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए आप कमेंट करें और कमेंट में एनसीईआरटी प्रश्न का आंसर लिख कर टाइप करें ताकि हम अगला वीडियो अपलोड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।